अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मेरी मोहतरम शाहीन साहबाई साहब से बात हुई और हम उसी लेटर की बात कर रहे थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर तरीन जज साहबान ने लिखा, और अभी तक पाकिस्तान के मंजरनामे पे बात उस खत से इधर उधर नहीं हो रही। उस खत को अगर आप खत कहें तो ये एक इंतहाई पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम तरीन खत होगा। अगर इसे आप चार्जशीट कहें तो शायद इससे बड़ी चार्जशीट भी पाकिस्तान के में अदालती तारीख में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे एक लेटर की सूरत में आला तरीन अदलिया की तरफ से ना इंतज़ामिया को दी गई, ना उनके अपने हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ना उनको दी गई। तो इसे एक बड़ी अहम चार्जशीट भी कह सकते हैं। और अगर इसे जिस तरह शाहीन साहबाई साहब जुडिशल बम कहते हैं तो ये वाकई एक जुडिशल बम भी है। अब जब से ये लेटर नजरेआम पर आया है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के डीजी, हमारे स्पेशली आईएसआई का नाम लिया गया उस लेटर में, उनके डीजी जनरल नदीम अंजम साहब और उनके बॉस जो हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, यकीनन इन सब की नींदें हराम हो चुकी होंगी। अगर वो रात को पूरी नींद तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कम अज़ कम सोने से पहले कोई स्लीपिंग एड ज़रूर लेते होंगे। एनी हाउ, क्यों कि इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नजरें उस लेटर के आगे, व्हाट्स नेक्स्ट। इस लेटर तो आ गया, मंजर पे आ गया, उसकी सारी डिटेल डिस्कस भी हो गई। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा से पहले जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बारिश का पहला कतरा था, तो उन्हें याद दिलाते जाएं कि ये बारिश का पहला कतरा नहीं था। इससे पहले बारिश का पहला कतरा रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा थे। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और या मीडिया टॉक की थी, बेसिकली उन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि किस तरह हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी मुक्तदरा रियासत के वसीतर मफाद के नाम पे किस तरह मैनिपुलेट कर रही है चीज़ें और किस तरह उन्होंने इस इंतखाबात में धांधली की। बाद आज तक नहीं पता चला कि लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, हत्ता कि उनकी फैमिली भी गायब है मंजर आम से। हाँ, अलबत्ता जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या मीडिया टॉक की थी, शाम तक वीगो डाले वाले पहुँच गए थे और उन्हें उठा के नामालूम मकाम पर ले गए थे। और फिर उनके यहाँ से एक वजाती बयान सा आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो पहली स्टेटमेंट दी है वो गलत है, और वही उनकी स्टेटमेंट को इलेक्शन कमीशन के जो इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ था, वहाँ इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई थी, उनके सामने पेश करके उस मामले को रफा दफा कर दिया गया और लियाकत चट्टा साहब को मंजर से गायब कर दिया गया। आज तक उनका नहीं पता कहाँ है। ये गलती इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जज साहबान हैं, इन्होंने ये गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि एक अकेले कमिश्नर चट्टा की तरह मार खाने से बेहतर है कि हम इकट्ठे हो जाएं, और 6 के 6 ने एक लेटर लिख दिया और उसमें वो सारे हकायक बयान कर दिए जिस मुश्किल सूरत हाल से वो गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के अरसे से गुजर रहे थे। और उन्होंने मेंशन किया कि कब उन्होंने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को बताया, कब वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के पास गए, और कहाँ उन्होंने ये निशानदेही की कि हमारा औकात कार वो नहीं है जो पाकिस्तान की या दुनिया की किसी भी आला अदलिया के होने चाहिए। और उन्होंने साथ मेंशन किए, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कल हम इस पे बात कर चुके हैं डिटेल में। आज हम यही बात करेंगे कि उसका अगला काम क्या हुआ। अगला ये हुआ कि इसमें जो मुल्ज़म नंबर 1 थे जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक मुल्ज़म नंबर 1, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनको ढारस बंधाई थी इन जज साहबान को कि अब कुछ नहीं होगा। मैंने डीजी आईएसआई का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैंने आईएसआई के आला हुकाम से बात कर ली है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन बदस्तूर ये हो रहा था, उनके काम में मुदाखलत हो रही थी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज स्पेशली आईएसआई का नाम लिया गया कि वो इन जज साहबान को दबाव में ले रही थी, अपनी मर्जी के उनसे मकासद रिजल्ट लेना चाहती थी, जिससे वो नाखुश थे और उन्हें और उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके ऑडियो टेपिंग की जा रही थी, वीडियो टेपिंग की जा रही थी। औकात कार उनके लिए मुश्किल तर बना दिए गए थे। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक इस लेटर के मुताबिक मुल्ज़म नंबर 1 है। मुल्ज़म नंबर 1 को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने पास बुलाया, उनसे मिले, और ये बात भी लीक ना होती अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले रोज़ इस्लामाबाद में अपने एक केस की हियरिंग के वक्त अपने स्टाफ को मीडिया के सामने ये बता रहे थे कि मैं आज इस केस की समाअत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब से मिलने जाना है। ये बात वहाँ से लीक हुई कि मुल्ज़म को वहाँ बुलाया गया, काजी फायज़ ईसा साहब ने बुलाया, उससे उसकी बात सुनी और फिर कोई रास्ता निकाला कि अब इस मुल्ज़म को इस सूरत हाल से बचाना कैसे है, क्योंकि इस खत में तो वो मुल्ज़म नंबर 1 डिक्लेयर हो गए हैं
कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी और औकात-ए-कार इस हद तक पहुँच चुके हैं कि 6 के 6 जज साहबान ने लेटर लिख दिया और सब कुछ मंजर आम पर आ गया। ये मुल्ज़म नंबर 1 के साथ हुआ। मुल्ज़म नंबर 2 उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें मुदाखलत जो हमारी औकात-ए-कार में हो रही है वो इंतज़ामिया की तरफ से हो रही है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से। इंतज़ामिया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, और सारी इंतज़ामिया उनके अंडर है। और अगर अदालती इंतज़ामिया की बात है तो वो आमिर फारूक साहब हैं। तो दूसरे मुल्ज़म नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन्हें शर्फ बख्शा और उनसे मिले। अब कोई पाकिस्तान में पूछने वाला तो है नहीं कि ये एक बंदा मुल्ज़िम है जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर इनडायरेक्टली DGISI की भी सूरत देखी जाए तो DGISI भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अंडर होता है, और अगर ISI वाले कर रहे थे तो वो भी शहबाज शरीफ साहब इनडायरेक्टली जिम्मेदार हुए उसके। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों गए, किस हैसियत में गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस हैसियत उनसे मिल रहे थे, ये सारा मशकूक हो गया काम। वहाँ जब गए होंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने पूछा होगा कि हाँ भाई आप किस तरह बचाएं, आप यहाँ से किस तरह बचेंगे और हम किस तरह बचेंगे, क्योंकि हम सारे फंस चुके हैं। इन 6 जज साहबान ने बड़ी समझदारी से लेटर लिखा और रहनुमाई मांगी। उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट हमें इस सूरत हाल में नहीं बताता कि जब आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आके आपके काम में मुदाखलत करें तो हम इस सूरत हाल से कैसे रिस्पॉन्ड करें और इस सूरत हाल से बचें किस तरह और अपना काम मामूल के मुताबिक किस तरह जारी रख सकें। वो रहनुमाई मांग रहे थे, लेकिन बेसिकली ये कंप्लेंट है, चार्जशीट है। तो मुल्ज़म नंबर 2 की भी वहाँ मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में वो अकेले नहीं थे, वो अपने साथ अपने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी लेके गए थे। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ मौजूद ना होते तो हम कह सकते थे कि उस मीटिंग में कोई ऐसी बात हुई होगी जो कायदे कानून के मुताबिक हुई होगी, लेकिन क्योंकि बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना पूरा माइंड बता गए कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी सोच है। तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। अब एतराज़ है इन जज साहबान पे, पहले जज साहबान के एतराज़ देख लें। और उन्होंने कहा कि हमारी मुश्किलात हैं, उस पर हम बात पहले कर चुके हैं, इंतज़ामिया की, इंटेलिजेंस अफसरान की और वो, और फिर आपको मुबैना मुल्ज़मान की लिस्ट भी आपको बता दी। इन पे एतराज़ क्या किए इन्होंने, वज़ीर कानून साहब ने, और उनसे एतराज़ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने ये फैसला किया है कि हम कमीशन बनाएंगे, एक रुकनी कमीशन होगा, रिटायर्ड जज होंगे, अच्छी शोहरत के होंगे, जो काबिल कबूल होंगे, और ये होगा वो होगा, और कमीशन से इंक्वायरी कराई जाएगी। बेसिकली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह डिमांड किया गया था कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, जुडिशल कन्वेंशन का मतलब था कि पाकिस्तान भर की हाई कोर्ट्स के जज साहबान को वहाँ बुलाया जाए, सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बताएं कि क्या हमारे औकात-ए-कार इसी तरह है जिस तरह हम चाहते हैं, या क्या वहाँ उनके साथ भी यही ज्यादती हो रही है जो यहाँ हो रही है। उससे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब बुलाया जाएगा तो फिर सारे अपने अपनी बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट की कंप्लेंट्स हैं, पंजाब हाई कोर्ट की कंप्लेंट्स हैं, पेशावर हाई कोर्ट की कंप्लेंट्स हैं, और जब ये 3 बोलते तो शायद कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट वाले भी बोल पड़ते। तो अगर ये सारा पंडोरा बॉक्स खुल जाता तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो वो किसी को भी ना बचा सकते। तो इससे तो वो भाग गए जुडिशल कन्वेंशन से। फिर दूसरी सूरत ये थी कि वो 100 मोटो लेते, 100 मोटो का भी उन्होंने जो अपना फुल कोर्ट बैठा उसमें 100 मोटो भी डिस्कस हुआ, लेकिन उस तरफ भी नहीं गए काजी साहब, क्योंकि उन्हें फुल कोर्ट बिठाना पड़ता, और फुल कोर्ट वहाँ बैठ जाता तो यकीनन वहाँ डिटेल में बात होती और इन जज साहबान को बुला के वहाँ पूछा जाता कि क्या मामला थे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होती, तो वहाँ भी चीज़ें खुल जाती। और जिस तरह आजकल उन्हें शौक का लाइव दिखाने का, तो वो लाइव दिखाते तो पूरी कौम देख लेती, और ना भी दिखाते रिपोर्टर्स होते तो फिर भी पब्लिक तक रिपोर्टिंग पहुंच जाती, तो वो उससे भी भाग गए। तो उन्होंने ये एक वे आउट निकाला पतली गली से निकलने का कि एक रुकनी कमीशन बना देते हैं, अपना कोई मर्जी का जज बिठा देंगे वहाँ, वो 2, 4, 6 महीने इसको खींचेगा मामले को, और उसके बाद कोई अपनी फाइंडिंग्स होम्योपैथिक टाइप फाइंडिंग्स दे के तो निकल जाएंगे पतली गली से। लेकिन पतली गली से इतनी आसानी से वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की अपोजिशन है और पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसका सरबराह पाबंद सलासल है, और वो किसी मुआहदा करने पे, किसी मुका पे राजी नहीं हो रहा, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो हकीकी आज़ादी लेके रहूँगा। और ये बेसिकली जंग भी हकीकी आज़ादी की है, और उसके साथ पूरी कौम भी डटी हुई है। और फिर सोशल मीडिया का दौर है, आपने ट्विटर पाकिस्तान में बंद किया हुआ है, लेकिन क्या हम जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही? और क्या पाकिस्तान में लोग VPN यूज़ करके बात आगे तक नहीं पहुंचा रहे? क्या पाकिस्तान में सारे सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हो गए या व्लॉगर्स हो गए, क्या सबके अपने गले बंद कर दिए हैं? नहीं हुआ। क्या लोगों के आपस में राब्ते ख़त्म हो गए हैं? नहीं हुआ। तो इस दौर में ये तो चीज़ें आप ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर 65% यूथ है, और यूथ PTI के साथ जुड़ी हुई है, और इसके सबसे मुतासरा नंबर 1 पार्टी जो है वो PTI है इस सारी सूरत हाल की।
तो वहां आजम तारड़ साहब ने उनसे पहला क्वेश्चन जो किया वो साले जाफर, आपको पता है मशहूर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, साले जाफर बिल्कुल रिपोर्टर्स की रो में पहली सीट पे बैठे हुए थे और उन्होंने पहला सवाल ये किया और उस सवाल से साफ लग रहा था कि ये प्लांटेड क्वेश्चन है। उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ साहब से कहा कि इन जज साहबान ने जिन्होंने ये लेटर लिखा है, आप क्या नहीं समझते कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इंतहाई गुस्से से क्वेश्चन पूछा और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरी तरफ से ये बात है, ये बात भी कमीशन की तरफ से आनी चाहिए। इसका मतलब है आप डायरेक्शन दे रहे हैं कमीशन को, अभी कमीशन बना नहीं, आप पहले अपना माइंड बता रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की मंशा बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये बात कमीशन की तरफ से आनी चाहिए। इसका मतलब है ये बात पहले से तय हो चुकी है आपके दरमियान और आपके साले जाफर टाइप जो जर्नलिस्ट हैं आपके, मैं रातब खोर, सॉरी साले जाफर साहब, मेरे मुंह से रातब खोर के अलावा और कोई लफ्ज़ निकल नहीं रहा, लेकिन बाद अगर कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि इस्लामाबाद के कौन कौन से जर्नलिस्ट जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मौजूदा दौर में और पिछले दौर में अपने बेटों के लिए 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए माहाना वाली तनख्वाहें हासिल की हैं और किस तरह हासिल की हैं और कहाँ हासिल की हैं। आज फिलहाल इतने पे ही गुजारा करते हैं। तो जो जर्नलिस्ट जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे और जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब जवाब दे रहे थे, साफ लग रहा था कि ये बातचीत पहले इनकी हुई है कि आपने ये बाल फेंकनी है और मैंने इस बाल को उठा के ग्राउंड से बाहर फेंकना है। तो बेसिकली अपना माइंड तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दे दिया कि ये बात कमीशन की तरफ से आनी चाहिए। फिर अगली बात उन्होंने मिसकंडक्ट के अलावा उन्होंने कहा जी मुझे टाइमिंग पे एतराज़ है। हजूर टाइमिंग पे आपको क्यों एतराज़ है? क्योंकि आप इस वक्त वज़ीर कानून हैं, आपको डिफेंड करना पड़ रहा है, आपकी हुकूमत की जो है वो टांगें काँप रही हैं, आपके वज़ीर आज़म साहब की फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाली और वो बल्ले का निशान छीनने वाली और जितनी ज्यादतियाँ PTI के साथ हुई हैं और मुय्यना तौर पर ISI ऑपरेटिव्स के कहने पे इन जज साहबान से इस तरह के फैसले दिए गए हैं, इनसे और इनके लोअर जुडिशरी जो है, क्योंकि लोअर जुडिशरी तो अभी तक बोली नहीं है, अगर उन्हें भी हौसला हुआ तो वो भी बोलेंगे और वो भी बताएंगे कि हमसे किस तरह ये फैसले लिए जा रहे हैं और किस तरह दीवार के साथ अदालती एहलकारों के जरिए, अदालती अफसरान के जरिए दीवार के साथ PTI को और इमरान खान को लगाया गया। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और जब सामने आएंगी तो ऑब्वियसली फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून नहीं रह सकेंगे, इसलिए उन्हें टाइमिंग पे एतराज़ है। तो टाइमिंग का एतराज़ ये है, अदरवाइज़ कोई आसमान नहीं गिरा और कुछ नहीं हो रहा, पूरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक पाकिस्तान चल रहा है। हत्ता कि आपके कुछ सहाफ़ी भाई तो ये भी कह रहे हैं कि लेटर आने की देर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शूट कर गया और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया और स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर जा रही है। आपके जो मदाहीन हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन आप घबराए हुए हैं, आप कहते हैं जी टाइमिंग पे मुझे एतराज़ है। टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए थी? आप बता देते। 2 साल दबा के रखा ना जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, काजी फायज ईसा साहब ने भी दबा के रखा मामला, उससे पहले उमर अता बंदियाल साहब भी इस पे मिट्टी डाल के बैठे रहे, सब ने दबाए रखा। तो आप बता देते कौन सा टाइम मुनासिब था। आप जो शायद सिर्फ अपनी वजारत हिलती हुई नजर आ रही है इसलिए आप कहते हैं टाइमिंग मुनासिब नहीं थी। हमारी ये सारी बहस अपने तौर पर कि कमीशन पे भी लोग राजी नहीं हो रहे, कमीशन पे भी लोग खुश नहीं हो रहे और कमीशन से वाकई कुछ नहीं निकलना, और ये कैसे हो सकता है कि एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस 6 सीनियर तरीन जज साहबान से सवाल जवाब करे। सवाल पूछने वाले की भी कोई अपनी होनी चाहिए ना। आप रिटायर्ड हाजिर सर्विस से कैसे पूछ सकता है? एनीहाउ, जो एक काबिल कबूल सूरत जो हो सकती है पाकिस्तान भर के अवाम के लिए वो ये हो सकती है कि सुप्रीम को एक तो जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं और वहाँ सब लोगों की सुने, बेशक उस इन कैमरा रखें, सिर्फ जज साहबानी वहाँ बोलें, जज साहबानी सुने, एटलीस्ट चीज़ें खुल के सामने तो आएँ। बिल्कुल मीडिया को ना बुलाएं, लाइव कॉम को भी ना दिखाएं, कुछ भी ना करें, जुडिशल कन्वेंशन बनाने की हिम्मत कर लें ताकि आपको पता चले कि बाकी हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है। ये तो एक सूरत ये हो सकती है। दूसरी सूरत बाकायदा किसी नतीजे पे पहुंचने की ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस करें, तमाम 14 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं सबको बिठाएं और वहाँ इस मामले को, इस पूरे लेटर को शिक वाइज डिस्कस किया जाए। जज साहबान को भी वहाँ ज़हमत दी जाए जिन्होंने ये लिखा और उस पर फिर डिटेल में आप बात कर लें। और कौम की तो ख्वाहिश ये होगी कि इसे लाइव दिखाया जाए, और अगर आप लाइव दिखा दें तो यकीन माने वो जो फिक्रा है ना मारूफ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लिटरली उस फिक्रे का अमली जो तफसीर होगी वो इस तरह कौम के सामने आ जाएगी। अदरवाइज तो कोई सूरत नहीं नजर आती। जिस तरह आप इससे अंडर दी कारपेट करना चाहते हैं, या अंडर दी कारपेट जाने वाली चीज़ नहीं है। ये हो नहीं सकता कि 6 सीनियर तरीन जज साहबान एक हाई कोर्ट के एक बात करें और आप उसे आएँ बाएँ शाये कर दें या आज़म नज़ीर तारड़ साहब के रहमो करम पे छोड़ दें। नहीं हो सकता। या आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उनके जो बरखुरदार किस्म के सहाफ़ी हैं ये मिल के ये यहाँ से पतली गली से निकल नहीं सकते और ना शहबाज शरीफ साहब निकल सकते हैं। एनीहाउ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जंग है किसकी? क्या इन 6 जज साहबान की है? नहीं, आई डोंट थिंक सो।
असल मुद्दा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेजने का काम है, कि वो ये मुदाखलत जो करते हैं सियासत में, हमारी अदालती मामलात में और दूसरे बिजनेस में, कारोबार में, सहाफ़त में, हर चीज़ में उनकी मुदाखलत होती है। वो पूरा पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। बेसिकली उन्हें बैरक्स में वापस भेजने का काम है। और ये पहला बारिश का कतरा या दूसरा बारिश का कतरा जो ये साबित हुए हैं 6 जज साहबान, ये एक्चुअली वो उनको वापसी का रास्ता नज़र आ गया है और वो ये करना नहीं चाहते। अब अगर मज़ीद इस बात को डिटेल में देखा जाए तो ये लड़ाई उनकी भी नहीं है, इन 6 जज साहबान की। ये लड़ाई मियां नवाज शरीफ साहब की है, जो कभी कहते थे मुझे क्यों निकाला और अब कुछ दिनों बाद कहने लगे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। ये लड़ाई अगर देखा जाए तो आसिफ जरदारी साहब की है, जो कहते थे कि आप तो 3 साल के लिए होते हैं, हम हमेशा के लिए यहाँ हैं और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये लड़ाई अगर देखा जाए तो इमरान खान की लड़ाई है, जो कहता है कि जुल्म का बदला वोट से, और जो कहता है कि हकीकी जंग रहेगी, हकीकी आज़ादी तक जंग रहेगी। ये इमरान खान की लड़ाई है। और अगर देखा जाए तो ये मौलाना फजल रहमान की लड़ाई है। वो मौलाना फजल रहमान साहब जो कभी उन्हें धमकियाँ देते थे कि जो कौमी शनाख्ती कार्ड आपकी जेब में है वही कौमी शनाख्ती कार्ड मेरी जेब में भी है। ये देखा जाए तो ये लड़ाई काजी फायज ईसा साहब की भी है, जो अपने आप को सिविल सुप्रीमेसी का चैंपियन कहते थे, और आज उनके ऊपर से वो सिविल सुप्रीमेसी का लिबादा धीरे धीरे करके उतर रहा है। एनीहो, इस पे और ये लड़ाई उन फार्म 45 और फार्म 47 वालों की भी है। वो फार्म 45 वाले जो जीत चुके हैं फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें असेंबलियों के अंदर जाने से रोक रही है। तो सिर्फ ये दरमियान में जो मुदाखलत वाले हैं ये लोग रोक रहे हैं। और ये लड़ाई उन फार्म 47 वालों की भी है कि उन्हें पता है कि वो मुस्तकिल अगले 4-5 साल जब तक ये असेंबली में रहेंगे, वो इन्हीं ISI ऑपरेटिव से ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जब वो उनकी मर्जी के खिलाफ कोई वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जब उनकी मर्जी के खिलाफ वो कोई नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे या लंच करेंगे या डिनर करेंगे, तो उन्हें फ़ोन आएगा कि हजूर आपको पता है ना आप फार्म 47 वाले हैं, आपने आज नाश्ते में ये नहीं ये करना है, आज आपने असेंबली में जाके ये नहीं ये करना है। तो ये लड़ाई बेसिकली उन फार्म 47 वालों की भी है जो धांधली से जीते हुए हैं, लेकिन अपनी अगले आइंदा आने वाले 4-5 साल के लिए उन्होंने अपनी सांसें गिरवी रख दी हैं। इसलिए ये लड़ाई शायद पाकिस्तान के बच्चे की है। ये पाकिस्तान के उन जो 6-7-8 करोड़ जो वोटर थे जिन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट कास्ट किया, उन्होंने डाला एक कैंडिडेट को, निकला किसी और कैंडिडेट से, लिखा हुआ फार्म 45 पे है उनका वोट, लेकिन काउंट 47 से किया जा रहा है। ये लड़ाई पाकिस्तान भर के अवाम की है अगर देखा जाए तो, लेकिन कौन देखता है। आगे बात करते हैं जी कि ये लड़ाई तो चलती रहेगी और इस पे मजीद बात भी 2-3 दिन हम जारी रखेंगे, क्योंकि अभी आपने एजाज एहसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एजाज एहसन साहब की, आपने देख ली। उसे अब्जॉर्ब करने दें हमारे पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स को और बार एसोसिएशंस को, और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्हें एजाज एहसन साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब्जॉर्ब करने दें और थोड़ा सा उन्हें टाइम लेने दें सेकंड थाट के तौर पर। पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स जो आज आपको लगता है कि शायद वो इस तरफ खड़ी हैं और उस तरफ खड़ी हैं, शायद 2-3 दिन बाद वो अपनी पोजीशनिंग सारे बेहतर कर लेंगे। और फिर PTI के जिस तरह पाबंदी ख़त्म हो गई है कि कैदियों से, जो 2 हफ्ते से पाबंदी लगी हुई थी कि कैदियों से कोई मिल नहीं सकता, वो पाबंदी भी आज ख़त्म हो गई है। और अब PTI के लोग और लायर्स और मुख्तलिफ सियासी रहनुमा धड़ाधड़ इमरान खान से मिलना शुरू हो गए हैं। अब वहाँ से भी PTI की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की क्लियर कट बाहर आना शुरू हो गई हैं। तो PTI वाले भी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे हैं। यकीनन वहाँ से भी कोई रहनुमाई, कोई सूरत वहाँ से भी निकलेगी। एनीहो, और PTI वालों पे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन पर कम बात करूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए कि ये जो PTI वाले अगर बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और अली शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, एक पूरी लंबी लिस्ट है इनकी, लतीफ़ कोसा, सदीक अज़हर, पता नहीं कौन कौन से लॉयर्स हैं, बाबर रमान हैं, सारे अपने आप को इमरान खान के साथ समझते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया पिछले 1 हफ्ते में? मेरे ख्याल में तो इनकी कारकर्दगी अभी तक, अगर नंबर मार्क्स देने की बात आए तो मेरे जैसा बंदा तो उन्हें शायद 100 में से 5 नंबर भी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मौके पर जो पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो कोई मुश्तरका जदोजहद शुरू नहीं कर सकती? फॉर एग्जाम्पल, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि धांधली के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद करने के मामले पे अगर PTI हमसे रब्ता करेगी तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। खैर मकदम का मतलब है कि हम उन्हें वेलकम करेंगे और हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे मुश्तरका जदोजहद करने में। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये वाइब्स दे रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि लोग तो कहते हैं ना कि आसिफ जरदारी साहब इंतहाई सियाने सियासतदान हैं।
अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब आसिफ जरदारी साहब से भी बड़े सियाने सियासतदान हैं। उन्होंने इस हालिया इलेक्शन के दौरान और उसके नताइज के बाद ये रीड कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त उनका जो माइंड बन चुका है वो प्रो PTI बन चुका है। अब अगर मुझे आइंदा इलेक्शन में जो मौजूदा रही सही मेरी सियासी साख बच गई है, अगर उसे मैंने बचाना है या अपनी पोजीशनिंग बेहतर करनी है तो बेहतर है इस वक्त PTI मुश्किल सूरत हाल में है, इस वक्त PTI के साथ हाथ मिलाया जाए और फिर आइंदा इलेक्शन में अपनी कोई सीट एडजस्टमेंट की जाए, अपनी कोई सीटें बचा ली जाएं, वरना ये जो सुनामी है इमरान खान की मकबूलियत का, ये आइंदा इलेक्शन में बिल्कुल ही सफाया कर देगा। तो मौलाना साहब वक्त साबित करेगा कि जरदारी साहब से भी बड़े सियाने साहब निकले हैं, इसलिए वो इस वक्त वो कह रहे हैं कि PTI वाले आएँ तो सही हमारी तरफ, हम उनका खैर मकदम करेंगे। तो मौलाना साहब बड़े ठीक खेल रहे हैं और बहुत कैलकुलेटेड खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मौलाना साहब चाहें तो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद अशरफी साहब और फिर अख्तर महंगल साहब बलूचिस्तान से नेशनल पार्टी वाले, और फिर अपने पख्तून कौमी वतन पार्टी वाले आफ्ताब शिरपो साहब, वो भी इन दिनों फारिग बैठे हुए हैं, उनको अप्रोच करें तो वो भी आने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह और पोलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पीर पगाड़ा साहब वाला, सिंध में बहुत बड़ी कुव्वत है, वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब तो बिल्कुल इमरान खान के साथ हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हामिद रजा साहब, इसी तरह की जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, एक नूरानी ग्रुप था, न्याजी ग्रुप था, उनमें भी एक ग्रुप जो है वो तैयार बैठा हुआ है। बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी MRD बनी, IGI बनी या अभी PDM बनी, तो बज़ाहिर 10, 12, 13 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उस इत्तेहाद में। हत्ता के जनरल असलम बेग साहब ने एक बनाई हुई थी क़यादत, अवामी क़यादत पार्टी। ना कभी वो इलेक्शन जीते हैं, ना कभी उनका कोई MPA बनाया, ना कोई MNA बनाया, लेकिन एक सितारे के तौर पर वो हर इत्तेहाद में मौजूद होते थे। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इत्तेहाद हमेशा 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, लेकिन उसमें नुमायां 1, 2 या 3 ही होती हैं, बाकी सारे इस तरह की तांगा पार्टियां होती हैं। लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है कि बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या बाहर जब जिस तरह खबर जाती है तो बताया जाता है कि पाकिस्तान की 13 पार्टियां, 14 पार्टियां, 15 पार्टियां, 10 पार्टियां, 8 पार्टियां बैठ गई हैं, इस नुक्ते पे, इस नतीजे पे पहुंच गई हैं। तो उसका एक इंप्रेशन हुकूमती इत्तेहाद जो होता है उनके लिए भी होता है, खतरनाक होता है कि फिर इधर तो फिर नवाज शरीफ साहब रह जाएं, नवाज शरीफ भी नहीं, शहबाज शरीफ साहब रह जाएंगे, जरदारी साहब रह जाएंगे और MQM रह जाएगी, या कोई एक आध और उनका इत्तेहादी इस्तेकाम पाकिस्तान वाले रह जाएंगे। फिर इनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। मुस्लिम लीग काफ के भी 2 धड़े हैं, एक परवेज इलाही साहब का जो PTI ज्वाइन कर चुके हैं, और एक काफ लीग शुजात साहब की रह जाएगी। और शुजात साहब का भी अभी ज़िमनी इलेक्शन होने लगे हैं गुजरात में, पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। एक दफ़ा उन्होंने धांधली जो कर ली, अब शायद उन्हें तरीका वहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात वाले अब वो पुराना तरीका वहाँ कारआमद नहीं होने देंगे। और गुजरात वाले पिछले अपना जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उस पर ही बड़े तपे बैठे हैं। मुस्लिम लीग काफ के लिए आसान ही नहीं होगी। यानी ये मुश्किलात की बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि PTI की बात जब होगी तो मुश्किलात की ही बात होती है। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कुछ मुश्किलात कम नहीं है। उन्होंने जालिम हुक्मरान से, मेरा अंदाज़ा है कि जालिम हुक्मरान से पूछ के उन्होंने एक कलमा हक कहा है। अगले रोज़ उन्होंने ECL कमेटी, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कमेटी एक होती है, उसकी चेयरमैन ही अपने ज़िम्मे ले ली है। और जो कमेटी उन्होंने बनाई है उसकी फॉर्मेशन ऐसी बनाई है कि उसमें वज़ीर कानून को रखा है आज़म तारड़ साहब को, वज़ीर सनत व पैदावार को रखा है और वज़ीर इंसानी वसाइल को रखा है। अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का कंट्रोल वजारत दाखिला के पास होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को उन्होंने शामिल नहीं किया। ये हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब से या आसिम मुनीर साहब से इजाज़त लिए बगैर ये काम किया हो। ये मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर सिर्फ जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक उन्होंने अदा किया है, लेकिन इजाज़त पहले ली है कलमा हक अदा करने के लिए, और ये सिर्फ 24 to 48 आवर्स की इजाज़त होगी। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ही वापस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कमेटी के चेयरमैन होंगे और शहबाज शरीफ साहब फिर कहीं और निकल जाएंगे। वक्ती तौर पर सिर्फ उन्होंने कहा है कि बाहर ये बात जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की कोई बात नहीं मानता और उनका कोई बस नहीं चलता, तो ये बस दिखाने के लिए किया है, लेकिन ये बस जल्दी बस कर जाएगा। दूसरा एक और ज्यादती उनके साथ अगर हुई है, बड़े शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके साहबजादे हमजा शहबाज के साथ भी ज्यादती हो रही है, और ये भी वही हमारी पिंडी बॉयज़ कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब की सीट खाली हुई PP 147 वाली, वहाँ उन्होंने नाम दिए कबीर ताज और माजिद जहूर के कि ये मेरे ज़ाती दोस्त हैं और मेरे साथ काम करने वाले हैं और पार्टी के वर्कर हैं और मेरे बहुत खासुल खास हैं, इनको टिकट दिया जाए और ये PP 147 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन टिकट उन्हें नहीं दिया गया। टिकट मलिक रियाज साहब जो साबिक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्हें टिकट दे दिया गया है। और हमजा शहबाज साहब बड़े दिल बर्दाश्ता हैं।
यहाँ उनके साथ एक जगह ज्यादती नहीं हुई, दूसरे एक और हल्के में भी हुई है। शहबाज शरीफ साहब की जो सीट खाली हुई थी PP 164, क्योंकि वो कौमी असम्बली में शहबाज साहब आ गए, तो सूबाई असम्बली की सीट खाली हुई PP 164। वहाँ भी हमजा, ज़ाहिर है पंजाब हमजा समझते हैं कि मेरी राजधानी है, लेकिन वहाँ तो राजधानी अब मरियम की बन चुकी है। हमजा ने नाम दिए थे इमरान गोराया का। इमरान गोराया बहुत लाहौर के लोग जानते हैं कि ये ज़ाती दोस्त हैं हमजा शहबाज के। उन्होंने कहा हमरा गोराया को टिकट देना है, इमरान गोराया को, लेकिन इमरान गोराया को टिकट नहीं दिया गया। टिकट दिया गया है साबिक MNA मलिक मुबशर साहब के रिश्तेदार को। यानी हो एक अच्छी खबर लाहौर से आपके लिए, क्योंकि सारी इस तरह की नाखुशगवार खबरें डिस्कस करते करते दिल करता है कि एक आध को अच्छी खबर भी दे ही दें आपको। अहमद रशीद भट्टी PTI के नौ मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली हैं। बिल आखिर उन्हें पंजाब असम्बली का हल्फ उठाने की इजाज़त दे दी गई है और उन्होंने हल्फ उठा लिया है, वह असम्बली हाल में पहुंच चुके हैं। अब मैं अहमद रशीद भट्टी का क्यों जिक्र कर रहा हूँ? ये अहमद रशीद भट्टी, इस नौजवान ने आला तालीम हासिल की इंग्लैंड से, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। इंग्लैंड से तालीम हासिल करने के बाद ये पाकिस्तान आए। इन्होंने CSS किया, CSS में बहुत अच्छी पोजीशन ली, शायद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप थे या पुलिस ग्रुप में थे। इन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की, सिविल सर्विस में बहुत अच्छा इनका नाम था, लेकिन ये उगता गए जल्दी। इन्होंने रिज़ाइन किया सिविल सर्विस से और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गए। PTI ज्वाइन की, PTI के अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, इलेक्शन जीत लिया, लेकिन वही 9 मई के पकड़ धकड़ के मामले में इन्हें पाबंदी सरासल कर दिया गया और फिर इन्हें इनकी प्रोडक्शन आर्डर, इनको कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़रा हलफ नहीं उठाएंगे तो उस वक्त तक प्रोडक्शन आर्डर नहीं हो सकेगा, तो इनको रोका गया। क्योंकि इनके बारे में खबर ये थी कि ये असेंबली में पहुंच जाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव यंग एमर्जिंग लीडर हैं, तो इन्हें असेंबली में पहुंचने से रोका जाए। लेकिन जिस बंदे ने बाहर से पढ़ा हो, जिसने CSS किया हो, जिसने सिविल सर्विस में अपना सर्व किया हो और जिसने PTI में मार खाई हो और जिसने जेल यात्रा भी कर ली हो, तो वो फिर कोई ना कोई रास्ते तो निकाल ही लेता है। तो अब वो असेंबली में पहुंच चुके हैं, हल्फ ले चुके हैं, उम्मीद है कि वो एक अच्छा इजाफा होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अहमद रशीद भट्टी साहब, आप यकीनन अच्छा इजाफा होंगे पंजाब में। अब इश्यूज टॉपिक तो और भी थे, लेकिन बात लंबी हो गई, नहीं करते। कल यहाँ ईस्टर की छुट्टी है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान से किसी साथी को साथ जोड़ूँ और उस पर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करें। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।